Dear students, welcome you all in this online lecture of coordination compounds and chelates. So in this chapter after the isomerism, we are going to discuss an important theory, that is valence bond theory or VBT of transition metal complexes. This theory is also known as Pauling's theory. There are number of theories which have been put forth to explain the bonding and properties of coordination compounds. One of them is valence bond theory. Pauling in 1931 introduces this theory, hence it is also known as Pauling's theory. It is based on the revolutionary idea of hybridization, because Pauling has suggested that the coordination compound is the result of the use of vacant orbitals by metal atom to form coordinate covalent bond with the ligands. Thus this theory takes into consideration after the Sidgwick electronic concept. Pauling was also modified this theory, and this theory included the following assumptions. The first important assumption of the VBT is the central metal ion in the complex makes available an adequate number of empty orbitals for the formation of coordinate bond with suitable ligands. The number of empty orbitals is equal to the coordination number of central metal ion. तो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है इसका मीनिंग ये है कि सेंट्रल मेटल आयन अपने पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लिगैंड के साथ, क्योंकि लिगैंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है और लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है। तो मेटल को डोनेट करने के लिए मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो मेटल पहले अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल करता है और उसके बाद लिगैंड मेटल के साथ अटैच होकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेटल अवेलेबल करेगा उतना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स 4 है तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहेगा। If the coordination number is 6, it means that the number of empty orbitals available for bonding is 6. The second assumption is that a strong bond is formed by the combination of suitable orbitals. This overlapping is possible only when metal undergo process of hybridization. These hybrid orbitals are directed towards the ligand position according to the geometry of the complex. सेकंड वाला पॉस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं मेटल और लिगैंड के बीच, और हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग ऑफ सुटेबल लिगैंड्स। ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो वहाँ पे बॉन्डिंग प्रोसेस होती है, और ओवरलैपिंग कौन से प्रोसेस में होती है? हाइब्रिडाइजेशन में। पहले मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग से हाइब्रिडाइजेशन होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, फिर वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहते हैं। जैसे कि अगर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल के पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग जब फॉर्म करेंगे लिगैंड के साथ तो वहाँ पे वो 4 बॉन्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहेंगे। जैसे कि 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉम्प्लेक्स का, तो हमें पता है कि 4 के लिए 2 पॉसिबल ज्योमेट्री है, या तो टेट्राहेड्रल या तो स्क्वायर प्लेनर। तो जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स की वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड रहेगी। एंड वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सो in third postulate it is said that in complexes sp3 dsp2 sp3d2 d2sp3 are more common hybridization. This determine the possible geometry of complex. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन जो हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे वो है sp3 dsp2 sp3d2 और d2sp3। तो ये जो 4 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो अदर हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमें पता है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस का है, इसीलिए यहाँ पे हमें ये जो 4 हाइब्रिडाइजेशन है उनका ही स्टडी हमें करना है। The fourth postulate tells us that the D2sp3 form inner orbital or low spin complex and sp3d2 form outer orbital और high spin complex। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल तो वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है मेटल का, अगर D2sp3 है तो D2sp3 के जो मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, उस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और जहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यूज़ होगा वहाँ पे ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दो बेसिक डिफरेंस है, ये हाइब्रिडाइजेशन अगर D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, D के 2, S का 1 और P के 3, तो 6 ऑर्बिटल है। इसका मीनिंग है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, और 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गए, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन क्या है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद वीबीटी का जो 5th पॉइंट है वहाँ पे जो पोस्टुलेट है वो है द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। वी ऑल नो दैट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे मेटल और लिगैंड के पास। ईच लिगैंड हैज़ एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक लिगैंड के पास एक एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जिससे उसको लिगैंड कहा जाएगा। लिगैंड की एक जो कंपलसरी या फिर मैंडेटरी जो डेफिनेशन है या फिर मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है लिगैंड की, वो ये है कि लिगैंड के पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन की पेयर होनी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए उसके पास। देन द 7th इज the empty orbitals of metal overlap with filled orbital of ligands to form metal ligand coordinate bond। अब ये जो प्रोसेस है मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते मेटल के पास और फील्ड ऑर्बिटल रहेंगे लिगैंड के पास। तो फील्ड ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे, उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन द 8th point is very important. If the complex does not contain unpaired electrons, that is called diamagnetic complex, while the complex containing one or more unpaired electron is called paramagnetic complex. So as you all know that there are two types of complexes on the basis of magnetic behavior. One is diamagnetic complex and another one is paramagnetic complex. जिस कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक या एक से ज़्यादा, उस कॉम्प्लेक्स को पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसका मीनिंग है कि वो कॉम्प्लेक्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। दूसरा टाइप है डायमैग्नेटिक। अगर कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली colorless complexes, or paramagnetic complex are colored complexes, but there are certain exceptions. So these are the main assumptions of valence bond theory. On the basis of this theory there are types of hybridization. So you can read sp hybridization की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर रहती है, sp2 की ट्राइगोनल प्लानर है, sp3 की टेट्राहेड्रल। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री रहेगी। sp3d या DsP3 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहती है। D2sp3 की ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 की भी ऑक्टाहेड्रल है, सिर्फ इनर और आउटर का फ़र्क है।
उसके बाद जो रहती है TsP3 D3sp3 और sp3d3, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। तो ये जो मेजर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे हम ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की। तो जो ये चार्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल्स, आप पढ़ सकते हो कि दो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाइब्रिडाइजेशन है sp और ज्योमेट्री लीनियर, उसके कुछ एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे CuCl2 माइनस AgCN2 माइनस। बट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में हमें पता है कि 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन है, तो 4 वाला हम कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और उसके जो एग्जांपल दिए हुए NiCO/4 NiCl/4 2 माइनस, निकेल टेट्राकार्बोनिल है, निकेल टेट्राक्लोराइड है। स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल है निकेल टेट्रासाइनो निकेलेट या फिर टेट्रामीन प्लेटिनम। देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का भी एक एग्जांपल है वहाँ पे FeCO/5। उसके बाद जो नीचे के दो एग्जांपल है D2sp3 और sp3d2, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है, D2sp3 को हम इनर ऑर्बिटल कहते हैं, sp3d2 को हम आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। D2sp3 कॉम्प्लेक्स के जो एग्जांपल है वो आप पढ़ सकते हो TiH2O/6 FeCN/6 2 माइनस FeCN/6 3 माइनस CONH3/6 3+। और ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग एग्जांपल है FeF6 COF6 FeH2O/6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो लिगैंड का डिफरेंस है। जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और जो वीक फील्ड लिगैंड है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो ये जो लिगैंड का डिफरेंस है उसकी वजह से डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आप वन बाय वन एक एक हाइब्रिडाइजेशन को आप पढ़ सकते हो कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो sp3 में एक ऑर्बिटल रहता है 4s का और 3 ऑर्बिटल रहते हैं 4p के। तो ऐसे 1s और 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और sp3 की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। DsP2 इसमें जो कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल्स का, इसमें है एक 3d ऑर्बिटल, एक 4s ऑर्बिटल और 2 4p ऑर्बिटल। ऐसे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा और जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो है स्क्वायर प्लानर। while sp3d2 hybridization involves the combination of 3 4p and 2 4d orbitals, the resulting complex is octahedral, but the d orbital involved here is outer. So the resulting complex having octahedral geometry but it is known as outer orbital complex। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो d ऑर्बिटल है वो 4d ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो लास्ट वाला हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, इसमें जो d ऑर्बिटल है वो इनर d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है, दो 3d ऑर्बिटल, 1 4s ऑर्बिटल एंड 3 4p ऑर्बिटल्स। So the complex is also having octahedral geometry but the d orbital involved is inner, so it is called inner orbital complexes. So these are the important points of valence bond theory. Then on the basis of magnetic behavior, complexes are categorized on the basis of magnetic behavior into two classes. मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सेस के दो टाइप है, एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक। इफ द कॉम्प्लेक्स इज हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक, and if all the electrons are paired then it is diamagnetic complex. So to calculate the number of unpaired electrons and magnetic moment in Bohr magneton, the formula used here is mu is equal to under root n into n plus 2 bm। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स को हमें पैरामैग्नेटिक है या
डायमैग्नेटिक है, ये पता करने के लिए हमें उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, उससे हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या फिर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, वो भी हम पता कर सकते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता करनी है तो हमें उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मालूम होना चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर उसकी हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो हम उसके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी पता कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट है वो यूनिट रहता है बोहर मैग्नेटॉन। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें जो फार्मूला है वो है √n इन ब्रैकेट n+2 Bm। तो n का मीनिंग है यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड Bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। एंड दिस ओवरऑल फार्मूला इज नोन एज स्पिन ओनली फार्मूला। इस फार्मूला को बोलते हैं स्पिन ओनली फार्मूला, बिकॉज यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनली स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट रहती है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वो दो वजह से हो सकती है, या तो ऑर्बिटल की मोशन या फिर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रहती है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो फार्मूला है उस फार्मूला को बोलते हैं स्पिन ओनली फार्मूला। ओके, so this is very important. Then in this table the magnetic moment and number of unpaired electron is given. So here you can see if the number of unpaired electron is 1, then the magnetic moment of that particular complex is 1.73 Bm। मैं भूल गया यहाँ पे Bm लिखने के लिए, लेकिन ये जो 1.73 2.83 आपको दिख रहा है वो है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बोहर मैग्नेटॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रहती है 1.73। ये थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगी। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फार्मूला। इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2 then the magnetic moment is 2.83. If the number of unpaired electrons are 3, then the magnetic moment is 3.87 Bm. If the number of unpaired electrons are 4, then magnetic moment is 4.90. And if the number of unpaired electrons are 5, then the मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.92 Bm। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट इफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, तो आपको इजीली पता होना चाहिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, तो फार्मूला में जब आप पुटअप करेंगे वैल्यू तो आपको इजीली उसका आंसर 1.73 के अराउंड आ जाएगा। तो अगर ये टेबल से आप वैल्यू आप याद रखते हो या रिमेंबर करते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आइदर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, सो एट लास्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो कोई भी एक थ्योरी 100% सक्सेसफुल नहीं है अभी तक, या होगी अकॉर्डिंग टू मी। तो इस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके जो कुछ लिमिटेशंस है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लिमिटेशंस है इसका वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डिस्कस की है, एक्सप्लेन की है वीबीटी ने, वो सिर्फ किसके बेस पे है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे।
लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उसको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहती, ऑर्बिटल की वजह से भी रहती है। तो ऑर्बिटल का डिस्कशन कुछ भी नहीं है वीबीटी में। दूसरा ये है कि टू मच स्ट्रेस इज गिवन ऑन मेटल आयन एज कम्पेयर टू लिगैंड्स। मेटल के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस दिया इस थ्योरी ने, जबकि लिगैंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, लेकिन लिगैंड के ऊपर कम स्ट्रेस है। तीसरा लिमिटेशन ये है कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, बिकॉज वी नो दैट ज्योमेट्री और द बॉन्ड्स आर नॉट स्टैटिक, बॉन्ड्स आर ऑलवेज इन मोशन। बॉन्ड्स कोई स्टैटिक नहीं रहते, बॉन्ड्स और ऑलवेज वाइब्रेटिंग रहते हैं या मोशन में रहते हैं। तो कोई भी ज्योमेट्री एक परफेक्ट नहीं रहती। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ सकता है, तो इस थ्योरी ने डिस्टॉर्शन का कुछ भी जिक्र नहीं किया। देन दिस थ्योरी ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी है या एंथैल्पी है, एंट्रोपी है कॉम्प्लेक्स की, या किसी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया वीबीटी ने। उसके बाद दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वीबीटी का कि हर एक कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम रहता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड है या पैरामैग्नेटिक है तो वो अपना कुछ स्पेक्ट्रम शो करेगा, तो उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया वीबीटी ने। देन दिस थियरी ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म होते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म होते हैं, वो भी वीबीटी ने एक्सप्लेन किया नहीं अच्छी तरह से, या फिर वो उसको सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन वीबीटी ने नहीं दिया। इसीलिए इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी है। तो लिमिटेशंस और एडवांटेजेस दोनों ही आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और दोनों ही अच्छी तरह से समझने हैं। वीबीटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। ओके, तो आगे का जो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।